नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिंडनबर्ग OCCRP रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते जैसी टिप्पणी भी की है। सेबी जैसी संस्था पर बिन सबूत आरोप सही नहीं है, ये भी कोर्ट ने कहा है। और भूषण से पूछा है कि अदानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत हैं। और प्रशांत भूषण ने इसमें कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर आरोप अनुचित जांच के लिए बनी है। कमेटी के सदस्य पर उन्होंने भूषण ने सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए कमेटी बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दी थी। अखबारों में छपी रिपोर्ट की सेबी जांच संभव नहीं है। वैधानिक संस्थाओं की कानूनी जवाबदेही पत्रकारों से ज्यादा बड़ी है। सेबी LIC जैसी वित्तीय संस्थाओं पर आरोप का असर बाजार पर होता है और 2014 से फंड की हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक जवाब दिया है। DRI ने जांच कर ली है, कुछ नहीं मिला है और DRI के निष्कर्षों पर CESAT ने भी मुहर लगाई है। तो ये सभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में चला है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, काफी कड़ी टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि आरोप लगाना किसी के भी खिलाफ बहुत आसान है और खासतौर पर जब कोई खबर मीडिया में अखबारों में छपी हो। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि पत्रकार, हम ये नहीं कह रहे कि अखबारों में छपी खबर ठीक नहीं है, सही नहीं है, लेकिन उनको हम सत्य नहीं मान सकते कि बस यही ठीक है। तो एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबारों में खबर छपी है, लेकिन जो पत्रकारों की जवाबदेही उतनी कानूनी तौर पर उतनी मजबूत नहीं होती जितनी जवाबदेही एक वैधानिक संस्था जैसे सेबी है उसकी होती है, क्योंकि उसे कानून की अदालत में खड़ा होना होता है और वो वहाँ जाकर ये नहीं कह सकती कि हमने कि अखबार में क्योंकि ये खबर छपी थी वहाँ से हमने इस मामले को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी टिप्पणियाँ हैं, कड़ी टिप्पणियाँ हैं, सवाल हैं, कटघरा है और बहुत सारे बड़े बड़ी बातें एक तरीके से लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कर रहा है कि खाली मीडिया में आई खबरें या किसी रिपोर्ट के आधार पर वो किसी सेबी जैसी संस्था को जांच के आदेश नहीं दे सकते। कमेटी पर अगर एक एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो उस पर केवल इसलिए सवाल उसके सदस्यों पर नहीं उठाए जा सकते क्योंकि कई साल पहले वकील के तौर पर कोई वकील जो है एक कंपनी के लिए, अदानी कंपनी के लिए वो अपीयर हुए थे। चीफ जस्टिस ने उदाहरण भी दिया कि इस तरीके से तो कोई जो वकील है किसी आरोपी के लिए पेश नहीं होगा क्योंकि उसको जज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो आरोपी के लिए पेश हो रहा है। उन्होंने कहा ये पूरी तरह नाइंसाफ़ी है ऐसे के लेकर, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर हैं वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, सेबी ने नहीं बनाई थी और इस तरीके से आरोप लगाना उनके प्रति अनुचित है। यही बात सेबी की तरफ से कही गई कि हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, इस पर जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी के जो गरिमा है उसको मंजूर किया जाना चाहिए और ऐसे सवालों के जवाब सेबी नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके से अगर सेबी जांच करती रही तो सेबी की जांच पूरी अर्थहीन हो जाएगी, उसके कोई मायने नहीं रहेंगे, इस तरह जांच नहीं होगी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया है कि जब OCCRP की रिपोर्ट आई और इस पर उन्होंने सेबी ने उससे जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण से जुड़े एक NGO से बात करिए। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहे थे कि विदेशों में खबर छपवाई जाती है। उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है और ये कोशिश की जाती है कि भारत में जो नीतियां हैं वो प्रभावित की जाएं। ये एक नया ट्रेंड है। तो एक बहुत बड़ा मामला आज पूरा दिन काफ़ी देर तक सुना है, करीब 3 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना है और इसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर आएगा और वो भविष्य में लक्ष्मण रेखा भी तय करेगा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, कहीं कोई खबर छपती है और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं, जांच की मांग होती है, कोर्ट मॉनिटरिंग जांच की मांग होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक लक्ष्मण रेखा भी तय करेगा क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना है कि ऐसे मामलों में जो बाजार पर असर पड़ता है, निवेशकों पर जो असर पड़ता है, उसको किस तरह काबू किया जाए। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि हमारी सबसे पहली चिंता ये है कि निवेशकों का हित कैसे बचाया जाए। शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल आशीष, मैं अखिलेश बोल रहा हूं, आपसे यही सवाल था कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के में आया भी थी, बात जो सामने आई थी वो बिल्कुल साफ दिखाई दी थी किस तरह से जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्होंने एक साजिश के तहत
इसको लीक किया और इस तरह की बातें की और उन्होंने अपना फायदा उठाया। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो निवेशक हैं उनके हितों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। और यही बात इसमें कही भी गई है कि शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और निवेशकों के हित के लिए क्या फैसले किए गए हैं, छोटे निवेशकों के जो इंटरेस्ट है उनको किस तरह से हिफाजत की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में उसने जो दखल दिया था उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मार्केट में उथल पुथल होती है। आशीष से एक बात जी आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेबी से कि ऐसे मामलों में निवेशकों के हित के लिए क्या मजबूत मैकेनिज्म आप लाने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में कुछ है, उन्होंने कहा है कुछ 3-4 डायरेक्शन है इस मुद्दे पर वो जारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा दखल है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी टिप्पणियां हैं, कड़ी टिप्पणियां हम कहेंगे। और एक ये बताने की भी कोशिश है कि कहीं दुनिया भर में कहीं भी कोई मीडिया में खबर छप जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, सेबी जैसी वैधानिक बॉडीज को सीधे जांच के आदेश दे देंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है यहाँ पर, इसके कई मायने निकलेंगे भविष्य के लिए भी। अखिलेश की बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले यहाँ पर आते हैं, हमने देखे हैं कि कई खबर छपती है और उसके बाद उसकी जांच की मांग होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चला है, तो अब आप मानकर चलिए एक बड़ा विस्तृत फैसला इस पर आने वाला है, जिसमें बहुत सारे डायरेक्शन होंगे, किस तरीके से कोर्ट को कहां पर इंटरफेयर करना चाहिए, किस तरीके से ऐसे मुद्दों पर जो देश की आर्थिक नीति या देश की आर्थिक हालात या निवेशकों के जो, क्योंकि सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ पर निवेशक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ऐसे मामलों में रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सेबी ने माना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ कमियां बताई हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये देश में आगे इस तरीके की शॉर्ट सेलिंग, इस तरीके की याचिकाएं, इस तरीके से कोर्ट से दखल की मांग, उन सब पर एक तमाम बड़ा कानून और एक लकीर खींचेगा जो भविष्य में एक नजीर साबित होगी। जी आशीष, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई हैं जिसको आपने लगातार रिपोर्ट भी किया है कि आज जो पूरी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, किस तरह से OCCRP की रिपोर्ट को लेकर के प्रश्न पूछे गए। और उसके साथ साथ जब ये कहा गया सेबी की ओर से, तो सेबी ने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना सही बात नहीं है। और साथ ही साथ यह बात भी कही गई कि जब ये पूछा गया कि OCCRP की रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, तो ये कह दिया गया कि NGO से सारी जानकारी मिली। और जब तहकीकात की गई तो पता लगा कि ये जो NGO है, इसमें जो याचिका करता है प्रशांत भूषण, उन्हीं के साथ उसका रिश्ता है। तो ये सारे के सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणी कही है और उन्होंने कहा है कि ये इस तरह से अखबार में छपी किसी बात को लेकर के किसी की भी प्रतिष्ठा के ऊपर आप कीचड़ नहीं उछाल सकते। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर OCCRP का जिक्र किया था, एक रिपोर्ट आई थी, तो वो प्रशांत भूषण ने अपनी अर्जी भी लगाई कि इसकी भी जांच करवाइए। तो यहाँ पर सवाल ये था कि इससे क्या हुआ, तो उस पर सेबी की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि हमने OCCRP से, एक वो NGO है, लोकल NGO के थ्रू ये सब कुछ हुआ, और उनसे हमने इसकी जानकारी मांगी कि आपके पास जो भी तथ्य, जो भी सबूत है वो हमें दे दीजिए सेबी को। लेकिन उन्होंने कुछ भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा है कि उस NGO से बात करें, और वो NGO से है वो प्रशांत भूषण से जुड़ा है, ये उनका कहना था। और उन्होंने ये कहा कि प्रशांत भूषण अपने NGO के माध्यम से कोई खबर छपवाते हैं और उसके बाद अदालत आ जाते हैं उसी पर जांच के आदेश मांगने के लिए। तुषार मेहता की एक और बहुत बड़ी टिप्पणी है, वो ये है कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है देश में कि विदेशों में खबर छपवाइए और जो देश की, भारत की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित कराइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि खाली एक खबर, एक रिपोर्ट के आधार पर सेबी को हम नहीं कह सकते कि वो जांच करे। हम ये नहीं कह रहे कि रिपोर्ट गलत है या सही है, लेकिन खाली एक रिपोर्ट आने के आधार पर जांच के आदेश नहीं देने को कह सकते सेबी जैसी वैधानिक संस्था को। तो बहुत बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई हम एक्सपर्ट रही हैं यहाँ पर जो ये तय करें कि सेबी किस तरह के नियम बनाए, किस तरह के नियम न बनाए। तो ये एक जो ऐसा मामला है, मैं जैसे हमने पहले भी कहा कि याचिकाकर्ताओं पर सेबी ने भी सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है कि जज सिर्फ इसलिए कि कोई वकील किसी केस में किसी के लिए पेश हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जज नहीं बन सकता। यानी वो ये कह रहे हैं कि 2006 में अगर कोई किसी के लिए अपीयर हुआ, अडानी ग्रुप के लिए अपीयर एक वकील हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जांच नहीं कर सकते। ये बहुत अनुचित है, नाइंसाफी है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए।
ये सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है और ये भी कहा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, हमें ये सब चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये बिल्कुल ही अनुचित बात है इस तरीके से आरोप लगाना। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि सिर्फ आरोप किसी ने लगा दिए उसी पर जांच के आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई सबूत भी होना चाहिए। क्योंकि जब अडानी के खिलाफ सबूत की बात की गई कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या सबूत है, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अपने आप में सबूत है। वही सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि रिपोर्ट को के आधार पर जांच के आदेश नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मामले हैं, क्योंकि यहाँ पर सेबी की तरफ से तुषार मेहता खुद प्रशांत भूषण पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। क्योंकि और हमने देखा है समय समय पर इस तरह के बड़े बड़े मामले आते हैं, रफाल में भी इसी तरह की जांच की मांग हुई थी कोई रिपोर्ट आने के बाद, तो ये अक्सर यहाँ पर होता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत को ये देखना होता है कि किस मामले में किस हद तक कहां तक वो दखल दे। और हमने पहले दिन से रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन इस मामले में ये साफ कर दिया था कि उसका सबसे बड़ा उसकी जो चिंता है, उसकी प्राथमिकता है, वो देश के जो निवेशक हैं, लाखों करोड़ों निवेशक हैं, उनके हितों की रक्षा करना है। इसलिए पहले ही दिन उन्होंने ये कहा था कि एक रोबस्ट, एक नियामक तंत्र मजबूत होना चाहिए, जो शॉर्ट सेलिंग जैसी घटनाएं ना हो, और जो ये घटना हो इस तरीके की घटना ना हो, जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करनी होगी। ये बात उन्होंने कही है, सेबी को बार बार समझाया। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उस फैसले में कुछ दिशा निर्देश भी आएंगे कि किस तरीके से आगे ये नियामक तंत्र होना चाहिए। जी बिल्कुल आशीष, और जो हिंडनबर्ग मामले की बात आप कह रहे हैं उसको लेकर के भी आज काफ़ी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, जो आपने रिपोर्ट भी किया है। इसमें प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी जिसने कि अडानी समूह को क्लीन चिट दी, उसके ऊपर सवाल उठाए थे, उसके सदस्यों के ऊपर सवाल उठाए थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ये जो कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये सेबी ने नहीं बनाई थी। और साथ ही 2006 में अगर कोई वकील पेश हुए थे अडानी समूह के लिए, तो 2023 में उसके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। यह बात भी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। और यह भी कहा गया कि इस तरह के अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये कमेटी के साथ नाइंसाफी है, और साथ ही क्या आरोपी के वकील को कभी भी जज न बनाया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और साथ ही किसी पर यूं ही आरोप लगाते हुए आप सावधान रहें, किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी कमेटी ने अडानी समूह को इस हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट दी थी। तो आज की ये जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये भी काफी हद तक बहुत सख्त है, और प्रशांत भूषण के लिए एक तरह से माना जाए कि बड़ा झटका भी है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा मामला है जिसमें ये सवाल उठाना लाजमी है। क्योंकि सेबी ने जब तुषार मेहता ने जब सुनवाई चल रही थी तो ऑफर किया था कि वो अफसरों की लिस्ट देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया था कि कमेटी के मेंबरों की लिस्ट सेबी से नहीं देंगे, वरना दूसरा पक्ष कहेगा कि इनकी लिस्ट पर आपने नाम चुने। तो यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम चुने थे, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के नाम जो हैं वो कमेटी में बनाए थे और रखा था। कमेटी, सबसे बड़ी सवाल आप देखिए कि किस तरह सीबीआई ने पूछा कि हमने कमेटी कब बनाई थी, पता चला मार्च में। कमेटी ने पहली रिपोर्ट कब दी, मई में। दूसरी रिपोर्ट कब दी, अगस्त में। ये तमाम चीजें होने के बाद कमेटी के सदस्यों पर सवाल कब उठाए गए, सितंबर में। तो ये एक जो टाइमलाइन बनाने की कोशिश की गई, तो ये सीबीआई यही कह रहे थे कि आपने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया। अब सितंबर में जब सब कुछ हो चुका है, कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, सेबी की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, 22 मामलों की जांच पूरी कर चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी है, अब आप कमेटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2006 में वकील के तौर पर एक सदस्य पेश हुए, वो इन हाउस वकील नहीं थे, वो अडानी ग्रुप के कोई एम्प्लॉय नहीं थे, वो एज ए वकील उनके लिए पेश हुए थे। अगर वो उनके लिए पेश हुए थे तो इसमें गलत क्या है? 2006 में वो पेश हुए, 2023 में आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ऐसे तो कोई भी वकील किसी कमेंट के, कोई भी वकील जज नहीं बन पाएगा, किसी आरोपी के लिए वो पेश नहीं होगा क्योंकि वो आरोपी के लिए पेश हो रहा है। तो क्या कोई वकील जो आरोपी के लिए किसी के पेश हुआ हो उसे तो जज ना बनाया जाए? ये तो यही बात है। और इस तरीके के आरोप लगाते हुए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आरोप लगाना बेहद आसान होता है। इस तरह के अगर आप आरोप लगाएंगे तो कमेटी के लिए नाइंसाफी है और ये अनुचित है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। ये भी उन्होंने कहा कि सेबी ने नहीं बनाई थी, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। तो ऐसे में जब आप सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप सवाल कमेटी के ऊपर उठा रहे हैं सदस्य पर, तो आप सिर्फ कमेटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को चुना है। तो ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर
तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एक बहस होती है, क्योंकि हम अदालत रोज कवर करते हैं, हम अदालत में बहुत सारी चीजें देखते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अदालत में परिभाषा दूसरी होती है। अखिलेश आप ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है कि एक यहाँ पर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके पिता या उनके बेटे भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो उनके सामने पेश नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी पेश ना हो। ये बड़ी चीजें हैं यहाँ पर। तो ये ऐसे सवाल हैं जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा बहुत सारी जगह बदलती है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते। हम इसको इस तरह भी समझा सकते हैं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं। वो जिनके सामने वो पेश होते हैं एज ए वकील, बाद में वो उनके कुलीग रहे होंगे, उनके सहयोगी रहे होंगे, उनके जूनियर रहे होंगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो दोस्त भी रहे होंगे। लेकिन जब आप अदालत में पैरवी करने खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक वकील होते हैं और एक अदालत के अफसर के तौर पर अपने वकील की पैरवी कर रहे होते हैं। ऐसे में ये कह देना कि उन्होंने पैरवी की थी इसलिए उनको कमेटी में नहीं रखना चाहिए, ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि सब वकील का काम वकील की पैरवी करना है, ये सीबीआई ने बोला है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और यही सुप्रीम कोर्ट बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो ये एक संदेश है, एक नसीहत है, एक चेतावनी। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, हम हमारे जो सहयोगी आशीष भार्गव लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। इस हिंडनबर्ग मामले पे पूरी सुनवाई हुई है और एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई हैं, जो याचिकाकर्ता है प्रशांत भूषण, उनके ऊपर भी कई तरह के सवाल इसको लेकर के उठाए गए, क्योंकि जो उनका एनजीओ है उसी ने एक छानबीन करके रिपोर्ट दे दी, जिसको ओसीसीआरपी ने छाप दिया। और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत के आरोप किस तरह से लगाया सकता है, अदानी समूह के खिलाफ क्या आरोप है और क्या सबूत है आपके पास, ये भी वो नहीं बता पाए। वो हिंडनबर्ग कमेटी रिपोर्ट की बात करते रहे और साथ ही जो कोर्ट की बनाई हुई कमेटी थी उसके सदस्यों के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई, लेकिन उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये समिति सेबी ने नहीं बनाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जो सदस्य हैं वकील, कभी किसी जमाने में मान लीजिए अगर समूह के लिए पेश भी हुए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में वो जांच नहीं कर सकते। तो एक के बाद एक इन तमाम टिप्पणियों को लेकर आपको क्या लगता है कि आज एक तरह से ये बड़ा झटका है उन तमाम लोगों के लिए जो जिसके बारे में बार बार ये कहा भी गया है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी कि ये शॉर्ट सेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए जो लाखों छोटे छोटे निवेशक हैं उनके जीवन भर की जो पूंजी है उसके साथ खिलवाड़ करने की एक तरह की साजिश थी। देखिए अखिलेश, आपने जो बताया सुप्रीम कोर्ट के आज जो भी प्रोसीडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 3-4 चीजें हम लोग शुरू से इस बारे में कह रहे थे और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ओसीआरपी की रिपोर्ट, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट, उसके बाद एफटी की रिपोर्ट, और एक बड़ा नेक्सस उसके साथ उभर करके आया था। हिंडनबर्ग खुद कहता है कि वो शॉर्ट सेलिंग मतलब करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनके हिसाब से कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज, उसके बाद जॉर्ज सोरोस का एक बयान आया था जिसने बिल्कुल चीजों को साफ कर दिया था कि उसमें मतलब उनका निशाना जो उस समय के मतलब टॉप 5 में अगर आप देखते हैं उस समय की जो रेटिंग थी उसके हिसाब से अडानी ग्रुप टॉप 5 में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर आप देखेंगे तो टॉप लिस्टेड कंपनी वो टॉप 5 की कंपनी नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंपनी है वो इस तरह का व्यापार करती है जो एक्चुअल एसेट्स की बात है, जहां प्रॉफिट मेकिंग की बात है, और मतलब वो देश में नहीं बाकी जगहों पे भी बाहर भी वो काम करते हैं, तो उनकी प्रामाणिकता थी। तीसरी चीज ये है कि जिस समय जो अटैक किया जा रहा था वो अटैक काफी हद तक बाद में ये लगा कि आप निशाना उस ग्रुप पे इसलिए साध रहे हैं ताकि आप किसी तरह की प्रॉक्सिमिटी जो है दिखा करके भारत के प्रधानमंत्री का या जो रूलिंग पार्टी उसके साथ दिखा करके आप तमाम तरह के अलग तरह के आक्षेप लगाएं। यहाँ एक जो आज की प्रोसीडिंग में जो बात कही गई है उससे एक बहुत बड़ा एक नेक्सस निकल करके सामने समझ में आता है। पहली चीज तो ये थी कि जो उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में जो था वो चीज उसके बाद वो काफी हद तक काफी सारी चीजें पब्लिक हो गई थी जिसमें उन सारी चीजों को डिनाई किया गया था जो आरोप लगा रहे थे, जो फ्रॉड वो थे, उसमें ब्रॉडली अगर कहें तो उसमें कहीं भी कोई इंडाइटमेंट या सीवियर इंडाइटमेंट जैसी चीज अडानी ग्रुप के लिए नहीं थी। बाकी जो चीज थी कि कौन लोग उसमें किस तरह की हेराफेरी में लगे हुए थे उनके बारे में अलग एक समय वो निर्धारित करना था और वो समय इधर नहीं आकर के दूसरे बाकी लोगों की तरफ वो सुई जा रही थी।
इस बीच में क्योंकि पॉट को गर्म रखना था, कुछ और भी वो OCCRP कि वो आ गई। उनसे जब कहा गया तो उन्होंने, अब ये बताइए, ये तो मतलब काफी समय से एक चीज कही जा रही है और प्रशांत भूषण मतलब नामचीन वकील हैं, लेकिन अगर कोई वकील जो जिनका एक नाम हो और किसी तरह के इश्यूज को लेकर के वो चलते हो और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी हो कि उनकी NGO है जो किसी और को एक रिपोर्ट सप्लाई करती है और उनसे जब प्रूफ मांगा जाए तो उन्हीं को वापस कर दे और वो चीज फिर उभर करके सामने आ जाए, तो लोग इसका, एक तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो लीगल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मसला है, और दूसरा चीज ये है कि पब्लिक परसेप्शन की चीज इसमें जो आहत करने की बात थी, एक तो पब्लिक परसेप्शन में जो चीज है कि और दूसरी जी चीज थी कि लीगल इश्यूज के माध्यम से एक रोविंग इंक्वायरी की तरह चीज वो शुरू हो जाए, ताकि रोविंग इंक्वायरी होती रहेगी, उसमें वो चलता रहेगा, तो कहीं नहीं किसी न किसी बहाने आप वो टारगेट करते रहेंगे। अब ये संजय चीजें जी, जब कुल सामने मिला आती के है कि इसमें जो ये पूरी जो याचिका दी गई प्रशांत भूषण की तरफ से, उसमें सबूत कहीं भी नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ तौर पर ये कह रहा है कि बिना सबूत के इस तरह की याचिका, इस तरह के आरोप लगाए गए, और उल्टा जब एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति जब कोई रिपोर्ट देती है तो फिर उस समिति पे ही सवाल उठा दिया गया, मानो कि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था कि अगर सही है तो ठीक है और अगर हमारे मन मुताबिक नहीं है तो हम इस पर सवाल उठाएंगे। ये जो आप कह रही हैं ये बड़ा ही सीरियस इशू है। हमने बहुत सारे समय में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय पे पहुंचती या कोई स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन करती है जो इस ग्रुप के जो पूरा ये नेक्सस है उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे तमाम तरह के सवाल उठाने लगते हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत सारे केसेस में एक रोविंग इंक्वायरी चाहते हैं कि वो मसला वहां पे चलता रहे, किसी तरह के आर्गुमेंट होते रहे और फिर उसके आर्गुमेंट पे उन्होंने क्या कहा, बाकी क्या आर्गुमेंट है, उसके बेसिस पे चीज खड़ा किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, एक तो किसी अखबार की रिपोर्ट को प्रमाणिक मान लिया जाए, ये चीज बहुत सारे समय तक तो बहुत सारी चीजें वो छपती हैं, कभी तो मतलब लोग भी रिडिक्यूल कर देते हैं कि अखबार में जो छपा है वो सच नहीं है। दूसरी चीज है कि उसको ले करके, क्योंकि ये काफी बड़ा एक डिजाइन है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि वो जब ये रिपोर्ट आई और उसके बाद जो जॉर्ज सोरोस ने कहा था उससे काफी चीजें साफ हो गई। हमारे यहाँ के लोग मतलब इतने हैं, अब एक जो राष्ट्रीय पार्टी है जो पिछले 2 बार से स्ट्रगल कर रही है कि लोकसभा में उनकी इतनी सीट आ जाए कि वो मेन ऑपोजिशन पार्टी कहलाएं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका हो। अब उनके नेता का कहना है कि आप मतलब पेट्रोल खरीदें, ढाबे में खाना खाएं या बिजली का स्विच दबाएं या टेलीविजन ऑन करें तो सीधा पैसा अडानी की तरफ जाता है। मतलब ये वाली जो सोच है कि किसी भी तरह वहां पे हर्ट करो जहां से जो रूलिंग पार्टी है वो भी हर्ट हो, और देश का सबसे बड़ा जो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसीलिए मैं इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में है, जो एक्चुअल जिसके एसेट्स हैं। पहले इसी बहाने उन लोगों ने LIC का मुद्दा उठा करके इतना ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, वहां पे जब नई बात बनी सेबी पे तमाम तरह के लांछन को लगाए गए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कमेटी हमने नहीं बनाई थी, उससे सेबी ने बिल्कुल नहीं बनाई जो आप बात कह रहे हैं कमेटी LIC हमने की, बनाई थी, इसी वो का बहुत जिक्र आज किया गया है संजय जी कि सेबी हो, LIC हो, इस तरह की वित्तीय संस्थाओं पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो इसका असर बाजार पर भी होता है। और साथ ही जो दूसरा आरोप था, आशीष भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो बात कही गई थी कि 2014 से फंड की हेराफेरी हो रही थी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है। उन्होंने कहा कि DRI ने जांच कर ली, कुछ नहीं मिला। इसी के साथ DRI के जो निष्कर्ष थे उस पर CSAT ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है। तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो आरोप थे कि 2014 के बाद से फंड में जो है हेराफेरी हुई है, उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका सेबी से क्या लेना देना है। अगर कोई फंड की हेराफेरी कर रहा है तो वो DRI का मामला था, वो मामला DRI का था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उसमें DRI ने जांच पूरी कर ली थी 2017 में, और उसके बाद सेक्सेट में भी ये मामला चला गया था, जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है DRI का, वहाँ पर भी इस मामले को बंद कर दिया गया। DRI की रिपोर्ट में मोहर लगी और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी DRI की जो रिपोर्ट थी उसको मान लिया था। तो ये मामला
इसको जबरदस्ती जो है इस मामले में प्रशांत भूषण लेकर आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि ये मामला सेबी के अधिकार क्षेत्र में था नहीं, 2014 का मामला और डीआरआई के अधिकार क्षेत्र में था, तो सेबी से उसका क्या ताल्लुक है। तो ये भी एक तरीके से उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि अभी पूरा फैसला नहीं आया है क्योंकि फैसला सुरक्षित है, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर भी फैसला करेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक लकीर खींचनी है कि किन मामलों में किस तरीके से जांच कराई जा सकती हैं, जांच के आदेश दे सकते हैं, अदालतें किस हद तक दखल दे सकती हैं, अदालतों को कहां तक देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने पहले दिन से भी साफ किया है कि जो इन्वेस्टर्स का हित है, यानी जो निवेशक है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा चिंतित है। पहले दिन से वो बार बार कह रहे हैं इस बात को, आज भी बार बार उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम सवालों के जवाब जो है तकरीबन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिए हैं। आदेश का इंतज़ार ज़रूर करना होगा, लेकिन जो सवालों के जवाब दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ताओं को, शायद उन सवालों के जवाब की उम्मीद उन लोगों को नहीं रही होगी, क्योंकि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि खाली अखबार में खबर छपेगी तो उस पर हम जांच के लिए नहीं कहेंगे। कोई सामग्री चाहिए, कोई तथ्य चाहिए, कोई सबूत चाहिए सेबी जैसी एजेंसी को ये कहने के लिए कि आप जांच करिए वरना हम अपनी एसआईटी से कराएंगे। तो ये एक बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है, और ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये पूरे देश के निवेशकों के, करोड़ों निवेशकों के हितों का मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इतनी गंभीरता से देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि जो सिस्टम है अभी तक का, जो नियामक तंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइन उसके दिमाग में चल रही हैं और वो आदेश में शायद लेकर आएंगे। तो ये एक सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आदेश जारी करेगा। जी आशीष, शायद ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने शायद पहले ही देखा होगा कि जो याचिका आई है, याचिका सुनने के पहले भी उसकी काफ़ी जांच होती है। आप तो कर रहे हैं काफ़ी दिन से सुप्रीम कोर्ट, आपको अंदाज़ा है किस तरह से जजों के सामने याचिका आती है, तो पहले ही अंदाज़ा होगा कि कैसे सिर्फ अखबार के रिपोर्ट हैं, इस पर रिपोर्ट डीआरआई की आ चुकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन शायद सुनवाई इसलिए भी थी ताकि जो भी रहा सहा शक हो या जिस तरह से ये याचिका रखी गई है बिना सबूतों के, उसको लेकर बातें अब अपने फैसले में साफ कर सके। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करता है तो उसका पहला काम ये होता है कि प्राइमा फेसी वो ये महसूस करे कि इसमें कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे। तो पहली नज़र में प्रथम दृष्टया ये मामला बना क्योंकि देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स का हित यहाँ पर था, इसलिए सेबी को उन्होंने कहा था कि आप इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट, जांच क्या हो रही है, क्या गड़बड़ हुई, किस तरीके से हुआ, नियामक तंत्र में क्या खामी है, तमाम चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पहले दिन से साफ कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने 6 लोगों का एक्सपर्ट पैनल भी बनाया, उसकी भी रिपोर्ट आई, उसने भी कहा कुछ कमियां हैं जिसको दूर किया जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इस रिपोर्ट में अपनी के कोई नियामक तंत्र का कोई रेगुलेटरी फेलियर था, ये कंक्लूजन उसने नहीं निकाला था। तो कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ रही थी, जांच की रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल हो गई, नए तथ्य सामने आने के नाम पर नई अर्जियां दाखिल की गई, कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए गए, ओसीसीआरपी की और आरसीसीपी की रिपोर्ट आ गई, वो सामने रखी गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार बार आप रिपोर्ट लेकर चले आते हैं, कोई सबूत तो दीजिए, कोई तथ्य तो दीजिए, कोई सामग्री तो हो जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाने की बात हो। कि ऐसे भी जैसी संस्था को सीधे बिना सामग्री के, बिना सबूत के नहीं कह सकते कि आप इस मामले की जांच करिए। अखबारों में खबर छपी है, ठीक है, अखबारों की खबर को हम ये नहीं कह रहे गलत है, लेकिन अखबारों की खबर को पूरी तरह सत्य भी, ब्रह्म सत्य भी नहीं माना जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बात एक और महत्वपूर्ण कही है कि पत्रकार निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, लेकिन सेबी जैसी संस्थाओं जैसी कानूनी जवाबदेही उनकी नहीं होती। वो कहीं पर जाके अदालत में खड़े होकर ये नहीं कह सकते ये मामला हमने इसलिए जांच किया है क्योंकि फलाने अखबार में ये खबर छपी थी। निश्चित तौर पर उसको सबूत, सामग्री, इन सब की जरूरत होती है। तो ये एक मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया है। बिल्कुल, अदालत जो है सबूत मांगती है। संजय जी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो आशीष ने हमें वहां से कोर्ट में जो हुआ है उसके बारे में बताया है, और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट और प्रशांत भूषण के एनजीओ का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के भी हमारे पास जो जानकारी आशीष की आई है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जो विदेशी अखबार है उनमें छपी रिपोर्ट को क्यों सच मान लें। फिर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन सबूत तो जरूरी है, सबूत तो लेकर के आइए। और फिर उसके बाद यह कहा गया सेबी की ओर से
कि प्रशांत भूषण जो है अपने ही एनजीओ की रिपोर्ट पर जांच चाहते हैं। यानी उनका ही एनजीओ है, उसने एक रिपोर्ट बनाई और उसी पर वो आकर याचिका देते हैं और उस पर वो अपनी जांच चाहते हैं। भूषण अपने एनजीओ के जरिए रिपोर्ट छपवाते हैं और फिर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ये सेबी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरी जानकारी थी, जो रिपोर्ट थी, इसको लेकर के ओसीसीआरपी से सेबी ने जानकारी मांगी, लेकिन ओसीसीआरपी से जब जानकारी सेबी ने मांगी तो सेबी को यह कह दिया गया कि आप उस एनजीओ से बात कीजिए। अब ये एनजीओ किसका है? ये प्रशांत भूषण का है, ये सेबी ने कहा है। और इसी के बाद जो है सेबी ने ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट है उसको खारिज कर दिया। और क्योंकि ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट है वो विदेशी एनजीओ की है, और फिर सेबी ने यह भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट पर अगर हम काम करने लगे तो फिर हमारी एजेंसियों का क्या मतलब है। और सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी एक टिप्पणी इस पर की कि एक नया चलन चल गया है कि विदेश में खबर छपवाइए और भारतीय नीतियों को प्रभावित कीजिए। तो ये जो पूरी जानकारी मैंने आपको संजय जी दी है, ये ओसीसीआरपी, प्रशांत भूषण का एनजीओ और उसकी जो बीच की कड़ी है कि एनजीओ में कुछ बात आती है, वो एक रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट कहीं और पिक होती है, वो विदेशी अखबारों में छपती है, उसके बाद फिर वो वापस घूम के यहाँ आती है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि इसकी जांच कराइए। प्लीज जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके 3-4 उसमें से पहलू निकल करके आते हैं। पहला पहलू यह है कि जो सज्जन मतलब प्रशांत भूषण इस केस में जो अपने ही एनजीओ की पैरवी कर रहे हैं उनके ऊपर। दूसरा इसका है कि जो विदेशी अखबार या विदेशी जो भी एनजीओज हैं या पब्लिकेशन, बहुत तरह के वो पब्लिकेशन निकालते हैं, उनके ऊपर एक पहलू। तीसरा पहलू ये है कि क्या वहां पे कोई लार्जर डिजाइन है, वो भी एक चीज गौर करने वाली है। और किस तरह का सोच के साथ ही लोग चलते हैं। प्रशांत भूषण जी, अगर आपको याद होगा तो राफेल वाले समय में भी वो एक मतलब काफी मुहिम उन्होंने चलाई हुई थी, जिसमें कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ वहां जहां तहां और अंत में वो चीज खारिज हो गई। अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक मतलब बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी, या उनको कहीं से कोई इस तरह की सूचना थी कि चुनाव आने के पहले बहुत बड़ा कोई हमला हो जाएगा और ऐसे होगा और उसको इस तरह से वो किया जाएगा। मतलब उसको मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई चीज मतलब इतनी आउटलैंडिश कही जाए तो उसको रिपीट करने से वो ज्यादा ही खामखा का प्रचार तंत्र में मैं फिर शामिल होता हूँ। तीसरी चीज है कि अभी जो चीज हुई, तो एक अगर मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को अगर बाहर ये चीज डिस्पैशनेटली देखेगा तो उसकी विश्वसनीयता प्रशांत भूषण के बारे में जो है वो काफी कम हो जाएगी। वो सोचेगा कि आफ्टर ऑल ये किस तरह की चीजों पे काम करते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे विदेशी जो तमाम तरह की रेटिंग्स भी निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं, फला निकालते हैं, चिला निकालते हैं, उनके ऊपर भी एक वो गंभीर प्रश्न चिन्ह है। काफी समय से गंभीर प्रश्न चिन्ह बहुत सारे चीजों पे है, लेकिन इस मसले पे एक चीज और उभर करके आता है। जिस समय ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई थी, एक तो ये लोग नाम बड़े मतलब हाई साउंडिंग रखते हैं, जैसे पूरी दुनिया का ठेका जो है ना चलाने का इन लोगों ने ही ले रखा है, प्रॉपर्टी का, इंटेग्रिटी का, हंगर का, फ्रीडम का, एकदम मतलब ऐसा नाम देंगे कि जैसे कि इनके पास इन्होंने पूरी दुनिया को ठीक रखने का ठेका लगाया हुआ है, तो इन्हीं के पास है। तीसरी चीज है कि इनका जो और बाकी जो पब्लिकेशंस हैं वहां पे, तो भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में या पिछले दशक में भारत जो प्रगति की राह पे चला है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली और एंड सिक्योरिटी के इश्यूज पे भी। पहले हम बहुत सारे जगह अपना इश्यूज लेकर के जाते थे, आज हम अपने दम पे इन सारी चीजों पे खड़े होते हैं। और वहां पे भी उनको काफी तकलीफ होती है कि एक पिछड़ा हुआ आ गया, तो आप कैसे उस चीज को वहां पे फिर वो वाइडर एक कनेक्शन की बात आती है, जिसमें कि ये पूरा समूह किसी तरह से, अगर आप देखेंगे क्या वजह है कि एक व्यक्ति का एनजीओ पहले वहां एक रिपोर्ट छपती है, उस पर पूरा मार्केट यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाता है। इतनी बड़ी हलचल मतलब हर्षद मेहता के इशू के बाद कम से कम इतने बड़े ग्रुप को लेकर के और उसके साथ बाकी भी जो इन्वेस्टर थे या उनके इन्वेस्टमेंट थे या मार्केट कैसे फर्क। दूसरी चीज ये है कि उसका जो पॉलिटिकल मतलब पॉइंट्स था लेकर के संसद का सत्र ठप कर देते हैं, बाकी चीज करते हैं। एक इशू में जब सफलता नहीं मिलती कोर्ट में फिर जाते हैं, जब एक बात पे सफलता नहीं मिलती तो साइड में कोई दूसरा पिटिशन लगा देते हैं, फिर कोई तीसरा लगाते हैं, फिर कहीं वो छपवाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत बड़ा आई ओपनर है उन लोग के लिए जो कहीं कहीं किसी चीज में
विश्वास की कमी के कारण, या मान लीजिए इंफॉर्मेशन में तरह तरह की चीज देखते हैं, कहीं उनका विश्वास हमारी संस्थाओं में अगर डगमगाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है कि देखिए यहाँ एक अजीब सी स्थिति है कि देश के एक नामचीन वकील जो हैं, उन्होंने अपना एक एनजीओ के माध्यम से, जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ब्रॉडली एक रिहाइश थी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, वो करके और फिर वहां पे आकर के फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं कि ये रहे नहीं सबूत। मतलब हम लोगों ने राफेल के टाइम में भी इस तरह की चीज देखी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो एक चीज है, आप सारी जी। संस्थाओं पे, आप कुछ दिन में आप देखेंगे, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी चीजों को लेकर के निशाना साधा, क्या उनके पक्ष में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट पे अजीब अजीब तरह के निशाने साधे जाते हैं। आपने वो भी देखा होगा कि लोगों ने मीम बना दिए सुप्रीम कोर्ट के कलर को स्विच करके। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो मानसिकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो इस बिल्कुल पूरे के पूरे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा आघात है। और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो संजय जी, कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी आज कोई कहा है, चीज दो नहीं मोटी करती। बातें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही कि जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, इन दोनों ही रिपोर्ट्स के ऊपर जिसपे पूरा ये विवाद खड़ा किया गया था, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आशीष आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और याचिकाकर्ता जो हैं प्रशांत भूषण, उनसे कई कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सबूत कहाँ हैं, रिपोर्ट तो खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सबूत कहाँ हैं। केवल रिपोर्ट के आधार पर आप आरोप लगा दें, ये बात नहीं हो सकती। अखबारों में छपी रिपोर्ट को सत्य नहीं माना जा सकता है। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप लगाना सही नहीं है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से यह भी पूछा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ सबूत हैं कहां। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के सदस्यों पर आरोप जो लगाए गए वो अनुचित है, और जांच के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्यों पर भूषण ने सवाल उठाए थे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी टिप्पणी की है। बिल्कुल, और सेबी ने भी यहाँ पर काफ़ी जो कहा है, काफ़ी गंभीर बातें उन्होंने कहा है कि अपने ही एनजीओ की रिपोर्ट होती है और उसी पर जांच चाहते हैं प्रशांत भूषण, और अपनी एनजीओ के ज़रिए ही वो रिपोर्ट छपवाते हैं, ये कहना है सेबी का। फिर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं और रिपोर्ट को लेकर ओसीसीआरपी से सेबी ने जानकारी मांगी थी। ओसीसीआरपी ने एनजीओ से ही बात करने को कहा, और फिर ये जो एनजीओ है, ये प्रशांत भूषण का एनजीओ हो, ये कहना है सेबी का, और सेबी ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ओसीसीआरपी रिपोर्ट विदेशी एनजीओ की है, ऐसी रिपोर्ट पर अगर काम करने लगे तो हमारी जो एजेंसीज हैं उनका क्या मतलब रह जाएगा। तो ये काफ़ी अहम बातें यहाँ पर सेबी जैसी संस्था जो है वो कह रही है। और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि एक नया चलन शुरू हुआ है कि विदेश में खबर छपवा दीजिए और भारतीय नीतियों को प्रभावित कीजिए। तो आज ये जो पूरी एक तरीके लिंक है, जो कि जॉर्ज सोरेस का ओसीसीआरपी है और उसके साथ प्रशांत भूषण का एनजीओ, इससे जो पूरी एक लिंक है उसको लेकर के सेबी ने और सॉलिसिटर जनरल ने जो सारे तथ्य वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केवल अखबार की छपी खबर के आधार पर आप आरोप नहीं लगा सकते, सबूत आपको रखने होंगे। साथ ही साथ ये बता दें कि प्रशांत भूषण ने जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जब आई थी उसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी 6 एक्सपर्ट्स की, उसको लेकर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए थे। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर यह कहा कि कमेटी हमने बनाई है, सेबी ने नहीं बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। और 2006 में अदानी समूह के लिए जो वकील पेश हुए, उन पर 2023 में, यानी इतने लंबे समय बाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के जब आप आरोप लगाते हैं तो ये इस कमेटी के साथ नाइंसाफी है, और क्या कभी जो आरोपी के लिए वकील रहा है उसे जज ही ना बनाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी पर यूं ही आरोप लगाते हुए सावधान रहें, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दी थी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह बने हुए, साथ ही हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, मैं आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे ओसीसीआरपी की रिपोर्ट हो, इस पर जो सवाल उठाए हैं, इसके बाद आपका अपना आकलन क्या है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, क्या ये मुंह के बल नहीं गिरा है?
अखिलेश जी, मुझे लगता है कि राजनीति, उद्योग, पत्रकारिता, अगर ये सब विदेशी नजरिए से चलने लगेगा तो उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि किसी एक उद्योगपति घराने के खिलाफ, और मैं बार बार कहता हूं कि हम अडानी ही क्यों, अंबानी अडानी हो, टाटा बिरला हो, या देश का कोई उद्योग घराना है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए देश की एजेंसियां हैं, रेगुलेटर है, और उस सब के ऊपर न्यायालय है। लेकिन क्या कोई एक अखबार, कोई एक एजेंसी, कोई एक शॉर्ट सेलर, सट्टेबाज, सटोरिया, वो कोई एक रिपोर्ट करेगा और उसके आधार पर देश में एक पूरा तंत्र सक्रिय हो जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे कई ऐसे घराने हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट वो पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, या कहें कि उनको मुश्किल हो रही है कंपीट करने में, या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की कंपनी अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है। मुझे लगता है आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सबसे बड़ी बात कही है कि विदेशी चश्मे से देखना बंद करना होगा, और भारत के नियामक को अगर काम करना है तो उसके पास अपने कहें कि टूल्स हैं, अपनी एजेंसियों के तरीके हैं, उसको किसी अखबार की या किसी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के आधार पर काम करना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं, और हम लोग इसको इंटेलेक्चुअल बनने के तरीके के तौर पर हमने खूब देखा है, भारत में तो ये तरीका खूब चलता है कि किसी अखबार में किसी की रिपोर्ट छापो, फिर किसी जर्नल में उस रिपोर्ट का हवाला दो, फिर जर्नल के हवाले से किसी विश्वविद्यालय में कोर्स में डाल दो और उसको स्थापित कर दो। यहां भी प्रशांत भूषण का एनजीओ वही करता हुआ दिख रहा है। यहां भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने उसी तरह के तथ्य पेश किए जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एक भी अब तक सबूत नहीं दिया गया है, एक भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जितना हंगामा किया गया और उसमें हुआ क्या क्या, संसद की कार्रवाई रोक दी गई, सड़क पर किया गया, देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी हर दूसरी बात इसी तरह से कर रहे हैं, देश का जो एक कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक एटमॉस्फेयर है उसको डैमेज किया गया। इस सब का जो खामियाजा देश भुगत रहा है उसकी भी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले संक्षेप में आपसे प्रश्न एक पूछ रहा हूं जिस पर उत्तर चाहिए, कि वो ये है कि जिस तरह की बात आपने इशारा भी किया था कि चाहे रफाल का मामला हो, चाहे अब ये वाला मामला हो, चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप आना, वो मामला भी हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या हुआ, और अब ये मामला भी आज जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आपको क्या लग रहा है इन दोनों में कहीं आपको एक लिंक नजर आती है? बिल्कुल, देखिए वो जो पूरा का पूरा एक नेक्सस है कि एक जो इकोसिस्टम है, जो किसी भी हाल में उनको लगता है कि ये मोदी सरकार के रहने से जो बाकी देश का किसी भी तंत्र का विकास हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा था, एक कमजोर सरकार होती थी जिसमें सबका अपना अपना से होता था, कोई भी प्रेशर ग्रुप हो जाता था, कोई भी लॉबिस्ट हो जाता था और अपने हिसाब से मतलब लगता था, और एक बड़ा ही वो मतलब सेकुलरिज्म के नाम पे वो, अब तो सेकुलरिज्म वर्ड वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो ये तमाम वो सिस्टम जो है, वो जो इको लेफ्ट लिबरल और सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट का जो एक जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो वहां पे काम करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का वो जिक्र कर रहे थे, मैं भी देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब सीजेआई ने उनको पूछा कि शुड सेबी नाउ फॉलो जर्नलिस्ट एंड व्हाटएवर अपीयर्स वेरेवर एंड रेगुलेटर शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अब बताइए, हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर पे सब पे आप सवाल उठा रहे हैं, इसके पहले भी वही हुआ था। ये बार बार पूरी चीज, ये एक ही चीज नहीं, आप कहीं राइट का सिचुएशन होगा तब, कहीं और चीज होगी तब। ये क्या है कि अब उनको लगता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, या चूंकि वो गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो पहला प्रोजेक्ट जो शोकेस वो मुद्रा प्रोजेक्ट, तो इसलिए एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसमें है कि डिस्क्रेडिट करो हमारी अर्थव्यवस्था को। तभी राहुल गांधी कहते हैं शर्ट कर दो, पैंट कर दो, जूते कर दो, मोजे कर दो, ढाबे में जाओ, बिजली का स्विच ऑन करो। मतलब कहाँ वो सोच। इसीलिए वक्त बिल्कुल नहीं बचा है हमारे पास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अखिलेश, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा फैक्ट है, छोटे निवेशकों का यहाँ पर ख्याल रख रही है। बिना सबूत के इस तरह के आरोप लगाने पर साफ बड़ा सवाल है, और जो एक इंडिपेंडेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है उस पर इस तरह से आरोप जो है वो एक मुश्किल की बात है। बिल्कुल, इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक ब्रेक।